प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2। पहले ये चैप्टर नंबर 3 था, ठीक है ना। अब आपका एक चैप्टर हटा दिया गया है एनसीईआरटी से, इसलिए चैप्टर नंबर 2 हो गया है। अब ये चैप्टर बहुत आसान है। अक्सर देखा गया है कि इस चैप्टर से 3 या 2 नंबर का डेरिवेशन आता है, हर साल आता है। तो मान लो 5 नंबर का चैप्टर है तो 3 नंबर तो आपकी जेब में ऐसे रखे हुए, बाकी 2 नंबर के लिए हम थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे। ट्रिक्स, उन ट्रिक्स से आपको 2 नंबर और मिल जाएगा। मतलब 3 नंबर का डेरिवेशन हो गया, 2 से 3 नंबर का डेरिवेशन है, बाकी छोटा मोटा न्यूमेरिकल आता है। तो सब कुछ हम इसमें कवर करने वाले, बस आपको ध्यान से देखना है। और ये वाला जो लेक्चर है पूरा स्कूल पर्पज से है। इसके अंदर जेई मेंस, नीट या आईआईटी की बातें हम नहीं करने वाले, ये पूरा का पूरा स्कूल पर्पज से है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर पढ़ाई करेंगे अगर आप स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यह है पहला टॉपिक। अगर हम मोशन एंड स्ट्रेट लाइन की बात करें तो फर्स्ट टॉपिक यही होता है, मोशन एंड रेस्ट। तो इसमें हमें पहला टॉपिक समझना होता है कि भाई मोशन किसे कहते हैं। तो आप बचपन से जानते हो, अगर किसी बॉडी, किसी चीज की, मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, तो इस पेन का पोजीशन चेंज हो रहा है। पोजीशन मतलब इसकी जो जगह है, इसका जो स्टेट है, पहले यहां पर है, अभी यहां चला गया, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो जब भी किसी बॉडी का पोजीशन चेंज होता है टाइम के साथ और आसपास के माहौल के साथ, जैसे आप देख रहे हो पेन को, तो आप हो गए सराउंडिंग, आप लोग क्या हो, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग के हिसाब से ना ये पेन की पोजीशन चेंज हो रही है, आपके हिसाब से पेन की पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे भैया ये पेन मोशन में था। तो मोशन किसे कहते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन, अगर उसकी पोजीशन चेंजेस विथ टाइम एंड सराउंडिंग। समय के साथ भी पोजीशन चेंज हो रहा है, जैसे अभी 9:01 है, फिर 9:01 2 सेकंड, 9:01 4 सेकंड, 9:01 100 सेकंड। तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है और सराउंडिंग मतलब आपके हिसाब से भी पोजीशन चेंज हो रहा है। तो यहां पर सराउंडिंग को भी समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, फिर अगला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर होता है भाई रेस्ट किसे बोलेंगे फिर। अरे भाई रेस्ट कोई बड़ी बात है क्या? अ बॉडी इज एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट पर होगा इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंजेस विद टाइम एंड सराउंडिंग। अगर मैं कहूं भैया ये पेन मेरे हथेली में रखा हुआ है, तो देखो समय के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है और सराउंडिंग के साथ भी, आप इसके सराउंडिंग हो, आपको लग रहा है कि ये चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये रेस्ट पर कहलाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट्स को फटाफट नोट करो शॉर्टकट में। अब प्यारे बच्चों, यहां पर नोट करने वाली बात है कि सराउंडिंग से मेरा मतलब क्या था। सराउंडिंग से मेरा मतलब होता है, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब तुम बोलोगे सर ये फ्रेम मुझे समझ नहीं आया। फ्रेम का मतलब पता क्या होता है? जैसे ये कमरा मेरे लिए सराउंडिंग है, ये कमरा मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दो, या फिर इसको बोल दो प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेटा सराउंडिंग से मेरा मतलब था प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हमने रेफरेंस, हमारा ये कमरा रेफरेंस है, इस कमरे के अंदर इस पेन की बातें चल रही है। तो इन बातों को आपको क्लियरली ध्यान देना है। समझ पा रहे मेरी बात को? अब कोई इंसान मुझे चांद से देखेगा, चांद से अगर देखे तो धरती घूम रही है, मैं सीधा खड़ा हूं तब भी मैं घूमता हुआ नजर आऊंगा उसको, क्योंकि मेरे को चांद से देख रहा है। और चांद से आदमी तो देखेगा नहीं मेरे को, एलियन, स्त्री भी नहीं, एलियन, ठीक है ना। तो अगर मेरे को कोई देख रहा है चांद से, कोई एलियन मुझे देख रहा है, तो उसको लगेगा कि मुनील घूम रहा है, पर मैं तो सीधा खड़ा हूं। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि सराउंडिंग क्या है हमारा। आपके लिए मैं रेस्ट पर हूं क्योंकि आप मेरे सराउंडिंग हो, आप मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, आप मेरा प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन हो। लेकिन चांद वाले के लिए मैं मोशन में हूं। दोबारा बोल रहा हूं, आपके लिए रेस्ट पर हूं और जो मुझे चांद से देखेगा उसके लिए मैं मोशन में हूं। क्यों? क्योंकि धरती घूम रही है। धरती घूमेगी तो ये कमरा भी घूमेगा, ये बिल्डिंग भी घूमेगा, और ये बिल्डिंग घूमेगा तो मैं भी घूमूंगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है। यानी अलग अलग प्लेस से अलग अलग आंसर आ सकता है। इस कमरे के हिसाब से मैं रेस्ट पर हूं, इस कमरे के हिसाब से मैं रेस्ट पर हूं, लेकिन जो इंसान मुझे चांद से देखेगा उसके लिए मैं रेस्ट पर नहीं हूं। यानी फ्रेम चेंज होने से हमारा आंसर भी चेंज हो जाता है। क्या बोला मैंने? फ्रेम चेंज होने से हमारा आंसर भी। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में सराउंडिंग की बातें करी थी। वरना 9th क्लास में अगर आप पढ़ोगे तो मोशन में पता है क्या लिखा होता है? व्हेन ए ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन कॉल्ड मोशन। 9th क्लास में सराउंडिंग की बातें नहीं की जाती, क्योंकि उस टाइम बच्चा होता है। अब बच्चा कर सकता है, बड़ा हो गया, सॉरी मैंने ऐसा बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। तो अब बच्चा बड़ा हो गया तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम काम की बातें करते हैं। सो अगला हमारे पास क्या टॉपिक रहेगा? देखो, अगला हमारे पास बहुत सिंपल टॉपिक रहेगा जो आपको समझना है, जो हमने अंडरलाइन किया है उसको आपको पढ़ना है। देखो, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। दोबारा बोल रहा हूं, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं जिससे आपका एग्जाम पेपर बन सकता है। बाकी समय के साथ मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा अलग अलग तरीके के। हम एमसीक्यू भी करेंगे, असर्शन रीजन भी करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी करेंगे। तो अभी हमें थ्योरी समझना है बढ़िया से। अभी हमें नहीं सोचना कि भैया हम बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे। देखो, तो टाइप्स ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास है रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन। वर्ड को समझना, नाम है रेक्टिलिनियर, या तो रेक्टिलिनियर बोलेंगे या तो हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर का मतलब ही स्ट्रेट लाइन है। तो हमें मोशन में कौन सा पढ़ना होता है? रेक्टिलिनियर, स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर या फिर स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है? जब एक बॉडी बिल्कुल सीधी रेखा में चले, बिल्कुल स्ट्रेट, अगर मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो उसको हम रेक्टिलिनियर बोलते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। ये बात ध्यान रहेगी, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको 1D मोशन भी बोला जाता है। 1D मोशन कि पार्टिकल बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में चलता ही जा रहा है, तो हम इसको 1D मोशन भी बोलते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन।
वन डायमेंशनल मोशन प्यारे बच्चों। अब दोस्तों तो अगला मोशन जो हमें सीखना होता है वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? देखिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम या सिमिलर। हम लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं ताकि हर बच्चा एक बराबर लगे। मान लो कोई बच्चा गरीब है और कोई बच्चा अमीर है, अगर हम उसको यूनिफॉर्म पहना देंगे तो दोनों सेम लगेंगे। मेरी बात समझे? अगर सोचो यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट हमने स्कूल में नहीं बनाया होता तो कोई आदमी तो भाई साहब क्या महंगे महंगे कपड़े पहन के आता, और कोई जिसकी पैंट फटी हुई है, उसकी चैन खराब है, वो ऐसे करके चल रहा है। मैं एक बात आ रहा हूं, आप लॉजिकली इस बात को समझ पा रहे हैं कि किसी की शर्ट फटी हुई है, कोई बहुत गरीब है, तो इसीलिए यूनिफॉर्म बनाया गया था। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि सेम मोशन। तो सेम तरह का मोशन से क्या मतलब है? कांस्टेंट स्पीड। अब कई लोग बोलेंगे सर हमें कांस्टेंट स्पीड का मतलब नहीं पता। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है ऐसा स्पीड जो 20 मीटर पर सेकंड है, फिर 20 मीटर पर सेकंड है, फिर 20 मीटर पर सेकंड है। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसा स्पीड जो कभी चेंज ही ना हो। अगर किसी की स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भैया वो यूनिफॉर्म मोशन में है, वो कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट मतलब जो कभी ना बदले। जैसे एक चीज कांस्टेंट है वो सबको ही आनी है। क्या आनी है? बताओ क्या आनी है? डेथ। डेथ इज अ कांस्टेंट फिनोमिना, वो फिक्स है। डेथ को कोई चेंज नहीं कर सकता। डेथ आनी है तो आनी है। मुझे लगा वो बोलेगा सुसु सर, सुसु आती आती, सुसु कांस्टेंट है। क्या यार, क्या आदमी इशारा भी कर रहा है सुसु। चलो तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि आपकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। स्पीड कभी चेंज नहीं होगा। 20 तो 20 रहेगा, 10 है तो 10 रहेगा, ठीक है। तो वैसे हमें टाइप्स ऑफ मोशन में पढ़ना होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें स्पीड चेंज होता है समय के साथ। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन सेम। यूनिफॉर्म मतलब सेम, तो यहां पर है नॉन और सेम, जो कभी सेम ना रहे। कभी स्पीड 10 है, कभी 20 है, कभी 50 है, कभी 100 है। और एक्चुअली में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की स्टडी करते हैं। रियल में कौन सी स्टडी होती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो कभी स्पीड हमारी 10 होती है, कभी 20 होती है, कभी 50 होती है, कभी 60 होती है। हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं तो स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रहता है। स्पीड चेंज होता रहता है समय के साथ, है ना, तभी मजा भी आता है। अगर कोई ऐसे आराम से चल रहा होता है यार बोरिंग सा हो गया, है ना, तो ऐसी वाली बात है। तो कहानी क्या है? टाइप्स ऑफ मोशन हमें ये पढ़ना है। तो बेसिकली हमें रेक्टिलिनियर पढ़ना होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना होता है, जो हम समय के साथ आगे जानेंगे। फटाफट आप इसे नोट कर सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें कवर करने हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, क्योंकि ये पूरा मैंने नोट्स एनसीईआरटी से ही रेफरेंस लेके टाइप किया है ताकि बच्चों को बिल्कुल रियल कंटेंट पता लगे कि एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है पोजीशन। अब आपके मन में आएगा सर ये पोजीशन क्या होता है? सबको पता है। जैसे मैं बोलूं मेरी आंख की पोजीशन कहां है, तो आप बोलोगे सर ये रहा। पोजीशन मतलब लोकेशन। मैंने कहा भाई संगम बिहार कहां है, तो आप बोलोगे सर उधर है। समझ रहे हो? मैं बोलूंगा भाई डीडीए कहां है, तुम बोलोगे उधर है। तो आप लोकेशन, लोकेशन, पोजीशन मतलब एक तरह से लोकेशन, है ना। तो पोजीशन का मतलब बेसिकली होता है लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल की लोकेशन। अच्छा, यहां पर पार्टिकल की हम बातें कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो पार्टिकल को लेके ही चलता है। मेरी बात ही समझे, इस बात को फील करना। हम पार्टिकल पार्टिकल बार बार बोलेंगे। अगर कोई बस होगा ना, बस, तो उसको भी हम कई बार पार्टिकल बोल देते, है ना। तो इस चीज को थोड़ा माइंड नहीं करना है। हम पार्टिकल की स्टडी, देखो आप मेरी बात सुनो। मैंने कहा एक पूरी बस है और बस का एक छोटा सा लोहा, बस का एक छोटा सा लोहा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो बस की सीट भी कितने की स्पीड से चलेगी? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगी। यानी अगर हम छोटे से पार्टिकल की स्टडी कर लेते हैं ना, तो उसी से हम आइडिया लगा लेते हैं पूरा सिचुएशन क्या है, सबकी स्टडी कर सकते हैं। तो बार बार हम पार्टिकल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और पार्टिकल मान के पढ़ाई करना बड़ा आसान हो जाता है। अब मैं बोलूं कि भैया मेरी पूरी बॉडी की स्टडी करनी है तो बड़ा कठिन हो जाएगा, तो हम लोग नाभि की स्टडी करते हैं। ये आपको बाद में बताऊंगा जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो बाद में पता लगेगा। फिलहाल क्या है, हमने आपको पोजीशन के बारे में बताया। पोजीशन इज लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल या फिर लोकेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट, आपने कई बार सुना होगा, कई बार ऑब्जेक्ट को हम बॉडी बोलते हैं, कई बार हम कुर्सी को बॉडी बोल देते हैं, है ना। तो इतना माइंड नहीं करना है कि भैया क्या बोल रहे हो। अब देखो इस चैप्टर में पोजीशन के बाद हमें पाथ लेंथ पढ़ना है और डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। अच्छा, पाथ लेंथ का दूसरा नाम होता है डिस्टेंस। दोबारा बोल रहा हूं, इस बात पे ध्यान देंगे। पाथ लेंथ का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। पाथ लेंथ का मतलब डिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों। दोबारा बोल रहा हूं, पाथ लेंथ का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो पाथ लेंथ, डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ को हम समझते हैं यहां पे। देखो डिस्टेंस और पाथ लेंथ किसे कहते हैं? चलो उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूं, स्टोरी से आपको इजीली समझ में आएगा। मान लो किसी इंसान को ए से बी जाना है और ए से बी वो स्ट्रेट लाइन में गया, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है जिसकी एक डायरेक्शन होती है फिक्स कि भैया ए से बी जाएगा, इसको डिस्प्लेसमेंट कहा गया है। डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ना स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों स्ट्रेट लाइन को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सर जी क्या बात है, मजा आ गया। लेकिन अगर मैं ए से बी ऐसे जाऊं, थोड़ा घूम फिर के जाऊं, नहीं समझे मेरी बात। अगर मैं घूम फिर के जा रहा हूं तो ये होता है पाथ लेंथ। ठीक है, देखो स्ट्रेट लाइन तो हवा में ही पॉसिबल है। स्ट्रेट लाइन कहां पॉसिबल है? हवा में। मैं बोलूं इस कमरे से बाहर तुम सीधा चल के दिखाओ, नहीं चल पाओगे। तो हमारी कमर ऐसे ऐसे होती है और पैर भी सीधे नहीं होते, कभी नोट करना आपको सीधा चलने के लिए ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे। नहीं समझे मेरी बात को? बहुत घिस घिस के चलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। इस बात को थोड़ा फील कर पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन जो है ना, स्ट्रेट लाइन रियल में पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल है ये, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेकिन जो रियल में हम पाथ कवर करते हैं, पाथ मतलब रास्ता, जो हमारा रास्ता होता है रियल रास्ता, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं दोस्तों, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा रियल रास्ता होता है प्यारे बच्चों, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अब हमने थोड़ा सा जाना डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन।
तो यहां पर आप कुछ बातों को नोट करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ किसे कहते हैं, पाथ लेंथ होता है, पाथ लेंथ एक्चुअली एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है जो हम रियल में ट्रेवल करते हैं उसको पाथ लेंथ बोलेंगे या फिर डिस्टेंस बोलेंगे। अच्छा जी, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस या पाथ लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अच्छा जी, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि रियल है। मान लो आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और लौट के ए पर ही आ गए, ए से स्टार्ट करके ए पर ही आ गए, तब भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि आपने रियल में चला है। आप 100 मीटर गए और 100 मीटर आए हैं तो रियल में वो 200 है, तो जो रियल है कभी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा जी, और ये स्केलर होता है। आप कई सारे बच्चों के मन में आएगा सर ये स्केलर क्यों होता है, सर ये स्केलर क्यों होता है, क्योंकि इसके पास होता है ओनली मैग्नीट्यूड। आप बोलोगे सर अब मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझ सकते हो उसकी वैल्यू, डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होता है। डिस्टेंस में हम डायरेक्शन की बातें नहीं कर सकते। बोलो क्यों सर डिस्टेंस में आप डायरेक्शन की बातें क्यों नहीं कर सकते? क्या पता कोई इंसान ऐसे गया हो, ये भी तो डिस्टेंस है ना। मान लो मेरे को दिल्ली से बिहार जाना है तो पहले कोई इंसान गया आसाम घूमने के लिए, फिर आसाम से कहीं और गया, फिर बिहार गया। या किसी का मन किया मैं फ्लाइट से जाऊंगा, दिल्ली से बिहार फ्लाइट से जाऊंगा, बिल्कुल सीधा जाऊंगा, मैं जाके रख दूंगा उसके कनपट्टी पे, किसके, पायलट के, भाई सीधा चलना है तेरे को, तू टेढ़ा हुआ मैं तेरे को सीधा कर दूंगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो कोई सीधा जा रहा है, किसी बंदे का मन किया मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा, किसी बंदे का मन किया भाई मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा यूपी की तरफ से जाऊंगा, किसी का मन किया मैं अरुणाचल प्रदेश घूमते हुए जाऊंगा बिहार। तो डिस्टेंस में ना कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, आप कभी इधर से गए, कभी इधर से गए, कभी इधर से गए। तो डिस्टेंस की सिर्फ वैल्यू हो सकती है कि भैया इस वाले डिस्टेंस की 600 किलोमीटर, भैया इस वाले डिस्टेंस की 800 किलोमीटर, भैया उस वाले डिस्टेंस की 1000 किलोमीटर। तो यहां पर मैं क्या समझा रहा हूं, यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं कि ये स्केलर है, डिस्टेंस को बोला गया है स्केलर, डिस्टेंस इज स्केलर। स्केलर क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू दिखाई देगी, इसके पास वैल्यू दिखाई देगी। यहां पर हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, तो वी डोंट टॉक अबाउट डायरेक्शन, वी डोंट, अभी आपको और समझ में आएगा जब आप स्केलर वेक्टर पढ़ोगे अगले चैप्टर में। अरे यार वी डोंट टॉक अबाउट डायरेक्शन, हम डायरेक्शन की बातें नहीं करते प्यारे बच्चों, इसके अंदर कोई बातें नहीं करेगी डायरेक्शन वाली, ठीक है। अब तो ये बात हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो हमने बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब शॉर्टेस्ट क्या होगा, अब बोलोगे सर यहां तो शॉर्टेस्ट लिखा है, हाँ जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा डिस्टेंस जो कि होता है स्ट्रेट लाइन, क्या होता है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस यही पॉसिबल है, और छोटे डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और ये हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब प्यारे बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट है कैन बी पॉजिटिव, अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो ये पॉजिटिव होता है, और पीछे की तरफ आओगे तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां पर हम डायरेक्शन की बातें करते हैं, क्योंकि यहां पर फिक्स है, स्ट्रेट लाइन तो फिक्स हो गया ना। जब कोई चीज फिक्स हो जाता है तो हम डायरेक्शन की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकता है, अगर आगे की तरफ गए तो पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, पीछे गए तो नेगेटिव, और जीरो भी हो सकता है। बोलो कैसे, कोई आदमी आगे गया +10, दोबारा आ गया पीछे -10, टोटल किया 0। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है तो जीरो भी हो सकता है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, जीरो। अब दोस्तों यहां पर वेक्टर है, ये जैसे वो स्केलर था ये वेक्टर है। अब बोलोगे सर वेक्टर क्यों है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, वैल्यू, मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी हम मैग्नीट्यूड की बातें भी करते हैं और डायरेक्शन की बातें भी करते हैं कि भैया तेरे को सीधा जाना है, फिक्स है कि सीधा ही जाना है। तो जब डायरेक्शन फिक्स हो जाए, डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो जाए, स्पेसिफिक हो जाए, तो हम उसको वेक्टर बोलते हैं। तो आपसे बोले भैया डिस्प्लेसमेंट क्या है, तुम बोलोगे वेक्टर है, क्यों है, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अरे डिस्टेंस क्या है, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या होता है, स्केलर, हाँ जी क्यों होता है, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड है, पर उसमें हम डायरेक्शन की बातें नहीं करते, कर ही नहीं सकते, हम मजबूर है। डिस्टेंस में क्या होता है, पाथ लेंथ में क्या होता है, कभी इधर चला कभी उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। यही होता है आर्ट्स वालों के साथ और कॉमर्स वालों के साथ। आर्ट्स वाले पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर एक चीज खरीद लेंगे, फिर ये करेंगे। अरे मजाक कर रहा हूं, ये मतलब ई रिक्शा खरीद लेते हैं ना। तुमने कभी आसपास अपने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आर्ट्स वालों का, ऐसा काश मैं कह पाता, ठीक है। तो मेरी बात को सुनो भाई, देख हर फील्ड अपनी अपनी जगह पे है, आर्ट्स अपनी जगह पे है, पर आर्ट्स आर्ट्स है, इस चीज को आप कभी फील करना है। कभी तुमने देखा कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार आर्ट्स से पढ़ा हो और वो अभी भी गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद में ना हो, वो गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद में ही रहता बंदा, वो पढ़े जा रहा है, बच्चे इधर बच्चे हो रहे, शादी हो जाती है ना, इधर बच्चे हो रहे, 1 हो गए 2 हो गए, पढ़ाई कर रहा है, फिर बच्चे हो जा रहे, पढ़ाई कर रहा है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, पापा के साथ पढ़ रहे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं दोनों मिलकर, फिर बच्चों के बच्चे हो जाए, तीनों मिलकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो चलता रहता है सिलसिला, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। फिर एक उनमें से कोई साइंस ले लेता है बाई चांस, फिर वो पीछे मुड़ के देखता है, तो चल तेरी तुम नहीं समझोगे। सो प्यारे बच्चों हमारे पास है स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों को मैंने साथ में क्यों लिखा है, उसके पीछे रीजन है। देखो स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता कि ये डिवीजन का साइन है, पता है किसी को, इसको डिवीजन बोलते हैं भैया, ये ऐसे लिखा हुआ है। अगर तुम सच में बहुत ज्यादा ही दिमाग से गरीब हो, अगर बहुत ज्यादा दिमाग से गरीब हो बेटा, तो मैं आपको एक बार लिख के दिखा दे रहा हूं, ठीक है। कई लोग बोल रहे हैं सर आपको कैसे पता, कोई बात, मेरे को लगता है ऐसा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे पूछ लेंगे ये लाइन क्यों मार दी, ये लाइन क्यों मार दी ऐसे। तो देखो डिस्टेंस अपॉन में टाइम को हम स्पीड कहते हैं, आप बचपन से जानते हैं कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, उसका जो रेशियो है वही स्पीड होता है।
अच्छा जी, लेकिन अगर आप वेलोसिटी को देखोगे तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये कहता है भैया मैं तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम वाला हूं, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो आपने ये क्या समझा? आपने ये समझा कि भैया ऐसी बात है, वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट से डिसाइड होगा। दोबारा फर्क समझो, देखो स्पीड डिसाइड होगा डिस्टेंस से, डिस्टेंस मतलब कभी इधर चला कभी उधर चला, लेकिन वेलोसिटी डिसाइड होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो बताओ रियल लाइफ में हम किसकी बातें करेंगे? रियल लाइफ में हम स्पीड की बात करेंगे, क्योंकि भैया कोई भी आदमी डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं करता। रियल लाइफ में आप डिस्प्लेसमेंट को कवर नहीं करते हो, समझ पा रहे हो? तो रियल लाइफ में हम वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही कम लगाते हैं। तो आपने जब भी सुना होगा तो भैया कार की स्पीड कितनी थी, बाइक की स्पीड कितनी थी, बहुत ही कोई पगला आदमी होगा जो वेलोसिटी बोलेगा। नहीं समझे मेरी बात को? पगली स्त्री भी हो सकती है, पर ऐसे बोलने में हम पगला आदमी बोलते हैं। मेरी बात ही समझे? तो भैया देखो वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, और रियल लाइफ में इसका बहुत ही कम हम शब्दों में इस्तेमाल करते हैं। हम जब भी बोलेंगे स्पीड बोलेंगे, इसलिए आपने सुना होगा कि स्पीड नापने के लिए स्पीडोमीटर होता है। आपने सुना है वेलोसिटीोमीटर? नहीं सुना, क्योंकि वेलोसिटी यार सोचो ना स्ट्रेट लाइन के लिए है, डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इसलिए हम बता दें आपको पहले ही कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है और स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब स्पीड को स्केलर बोला गया है तो दिमाग में आएगा हाँ जी सर, क्योंकि जो स्पीड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस क्या था? स्केलर। इसीलिए ये भी क्या होगा? जैसे आप लॉजिकली इसको समझना, जैसे एक हस्बैंड और एक वाइफ है, दोनों ही गोरे, तो बच्चे काले हो सकते हैं क्या? बच्चे काले नहीं हो सकते। वो कह रहा हो सकते, कैसे कैसे हो सकते हैं? बहुत खतरनाक आदमी है ऐसे कैसे काले हो जाएंगे भाई? भाई सोच तुम्हारी सही नहीं है, तुम्हारे आस पड़ोस किसी को घर नहीं लेना चाहिए, सही नहीं है आदमी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो अगर अगर स्पीड जो है डिस्टेंस से डिसाइड होगा, तो अगर डिस्टेंस स्केलर है तो वो भी क्या होगा? स्पीड भी स्केलर होगा। इफ डिस्टेंस इज स्केलर, स्पीड भी क्या होगा? स्केलर। और डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ये मत बोलना सर स्पीड जीरो नहीं हो सकता। ले भाई स्पीड जीरो है मेरी, स्पीड जीरो है ना मेरी, तो स्पीड जीरो हो सकता है, ठीक है, स्पीड जीरो, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता स्पीड। स्पीड तुमने कभी सुना है भाई मैं -3 के स्पीड से चल रहा हूं? ये क्या बात है यार, -3 से चल रहा हूं भाई, मेरी -20 है, ये सेंस नहीं करता, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अच्छा जी, अब ये वेक्टर है, क्यों? वही वाली बात, अगर हस्बैंड वाइफ गोरे हैं तो बच्चा भी क्या होगा? गोरा। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट से जो पैदा हुआ है, कौन पैदा हुआ है? वेलोसिटी, वो भी क्या होगा? वेक्टर। और ये कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो, कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव एंड, बात को समझ पाए? अच्छा, लेकिन आप सब जानते हैं हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर तो स्ट्रेट लाइन है बेटा। देखो वो कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, उसके आस पड़ोस घर मत लेना कोई, ठीक है? खतरनाक आदमी भाई है। तो स्ट्रेट लाइन की हम बात करें, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में पता क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि आपको अगर ए से बी तक मूव करना है तो रास्ता एक ही है, स्ट्रेट लाइन। यही मेरा रास्ता है, यानी बाई चांस यही मेरा डिस्टेंस है और यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना? आप लॉजिकली सोचो, अगर एक नदी बह रही है, एक नदी है और आप पुल से जा रहे हो, पुल एकदम सीधा है, ब्रिज ब्रिज बिल्कुल सीधा है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? वही डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हैं तो जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं कि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? बराबर। और वैसे आम दुनिया में डिस्टेंस बड़ा होता है। डिस्टेंस क्या होता है? इसीलिए ऐसा साइन लगाया जाता है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट बट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ग्रेटर कब होगा? ग्रेटर ग्रेटर होगा हमेशा। इक्वल कब होगा? एक बार। अगर स्ट्रेट लाइन चल रहा है, देखो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, क्यों? डिस्टेंस घुमा फिरा होता है, घूम घूम के जाते हैं, तो डिस्टेंस बड़ा होगा लेकिन बराबर भी होगा। ये साइन आप लोगों ने पढ़ा 10th में, भूलो मत। इसे बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल का दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अब ये वाला जो इक्वेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, अब यहां से एक और छोटी सी चीज, अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूं तो बताओ क्या बन जाएगा? ये स्पीड बन जाएगा। अच्छा जी, क्या बन जाएगा? स्पीड। क्या बात है सर, सर आप तो कमाल कर दिए सर। तो स्पीड भी क्या होगा? या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। किसके बताओ? वेलोसिटी से, क्योंकि डिस्टेंस से जो पैदा होगा वो स्पीड है और डिस्प्लेसमेंट से जो पैदा होगा वो वेलोसिटी है। क्या बात है, क्या बात है। अब एक और छोटी सी बात, एक और छोटी सी बात, मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो चाहिए, तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब तुम बोलोगे ये कैसे हो गया सर, ये कैसे हो गया? अरे कदो, अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को इसको नीचे ले आऊंगा तो यहां पर क्या बचेगा? 1। मैथ्स नहीं आती तुम्हें? क्या बात कर रहे हो? अगर इस डिस्प्लेसमेंट को इसके नीचे ले आऊंगा तो यहां 1 बचेगा ना। तो डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट हमेशा 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। वैसे ही बताओ मुझे, स्पीड अपॉन में वेलोसिटी क्या होगा? स्पीड अपॉन में वेलोसिटी क्या होगा बताओ? 1 या 1 से बड़ा होगा। अब ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये स्पीड है, अगर इसके नीचे मैं वेलोसिटी ले आऊंगा तो यहां तो 1 ही तो बचेगा। अरे तो बचपन में करते थे ना ऐसा, नोट करो। चलो
अब मुझे बताओ इस चैप्टर के अंदर क्या स्पीड और वेलोसिटी बराबर होंगे? हाँ, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं तो हमारा स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा? बराबर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बराबर। यानी कभी मैं स्पीड की जगह पर वेलोसिटी बोल दूं कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी की जगह पर स्पीड बोल दूं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब आपस में क्या है? बराबर। क्या बात है। सो इस प्रकार से हमारा ये चल रहा है, बड़ा आसान सी चीज चल रहा है। अब अगला टॉपिक हमारी जेब में क्या है? देखो, अगला टॉपिक हमारी जेब में है एवरेज स्पीड को समझना और एवरेज वेलोसिटी को समझना। देखिए, एवरेज में हम क्या करते हैं, मान लो ऐसे समझो, एक आदमी ऐसे चला, पहले वो चला 2 किलोमीटर, फिर वो चला 4 किलोमीटर, फिर वो चला मान लो 1 किलोमीटर, और उसको टाइम लगा 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 6 सेकेंड, तो उसको ये टाइम लग रहा है। तो हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। यानी हम 2 + 4 + 1 कितना हो गया? 7। तो आप बोलोगे देखो भैया टोटल डिस्टेंस, और ये डिवीजन का साइन है, मैं पहले बता चुका हूं। तो आप बोलोगे यार टोटल डिस्टेंस कितना है? तो आप टोटल डिस्टेंस है 7। सर टाइम कितना लगा? 10, 12, 22, 6, 28। तो 7/28 और यूनिट होगी, ऊपर है मीटर, चलो ऊपर किलोमीटर है दोस्तों। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, सुना होगा आपने। तो अगर ऊपर किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए हमें यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा आ जाएगा 7000/28 मीटर पर सेकंड। सो 7000/28 मीटर पर सेकंड हमारा एवरेज स्पीड है। प्यारे बच्चों, अगर आपको पूरी सीरीज चाहिए क्लास 11th के लिए कि कम टाइम में सिलेबस में सारी थ्योरी और सारी डेरिवेशन करा दूं, तो फटाफट अपना नाम और अपने स्कूल का नाम कमेंट कर दो। और अपने स्कूल का नाम कमेंट करना मत भूलना, वरना फिर मैं आपके स्कूल के क्वेश्चन पेपर को देख नहीं पाऊंगा, फिर वैसा क्वेश्चन मैं कैसे करा पाऊंगा। अगर आप स्कूल का नाम लिखोगे तो आपके स्कूल के नाम से आपके स्कूल का क्वेश्चन पेपर निकालूंगा और वैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ से पूरी थियोरी पढ़ लो, फिर क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो लिंक वाली वीडियोस को जरूर देखना। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लव यू। लाइक कमेंट कर देना यार प्लीज़, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, शादी नहीं होगी वरना तुम्हारी। अब जैसा कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक ही बात है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है कहीं ना कहीं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो सेम हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। देखो अभी हमने एवरेज पढ़ा था ना, एवरेज के बाद हमें इंस्टेंटेनियस पढ़ना होता है। अब इसका मतलब समझाऊंगा। हम सेम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात भी कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बातें भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम इसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोल सकते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में आपको बहुत ज्यादा पता है, पोटेंशियल लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस इंस्टेंटेनियस का मतलब समझना है। देखिए ये जो इंस्टेंट है, इसको हिंदी में अगर हम इसका मतलब निकाले तो इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत। आप लोगों ने सुना होगा इंस्टेंट, इंस्टेंट एक इंस्टेंट पे, इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, इंस्टेंटेनियस तुरंत, या ऐसा कह सकते हैं कि तुरंत, या फिर इंस्टेंट का मतलब जस्ट, ऐसा तो जस्ट, किसी जस्ट पॉइंट पे। जैसे मान लो कि कोई बच्ची, मान लो प्रियंका, ठीक है, प्रियंका ने मेरे 10 रुपए उधार ले रखे, 10 रुपए उधार लेके ये गई महाराष्ट्र घूमने, यूएसए, लंदन, हर जगह घूम के आई, ठीक है। 10 रुपए मेरे ले लिए और हर जगह घूम रही है, लंदन घूम रही है, और मैं इसको कॉल करूं, भाई मेरे 10 रुपए दे दे, मुझे कच्चा खरीदना है मजाक कर रहा, सॉरी, मुझे कुछ खरीदना है भाई, मेरे 10 रुपए दे दे। ये कह रही है कि नहीं यार मैं तो खुद बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं, बाद में दूंगी। और एक दिन गलती से मैं इधर उधर देख रहा था, प्रियंका मुझे सामने दिख गई, मैंने प्रियंका को ऐसे टांग दिया गर्दन पकड़ के, मैंने कहा बेटे मेरे को अभी क्या भी चाहिए, अभी इसी इंस्टेंट पे पैसे चाहिए, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम, अभी क्या भी चाहिए तो चाहिए, वो वाली बात चल रही है। तो किसी इंस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तुरंत की, तो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं, गाना चल रहा है बहुत प्यारा, गाड़ी चला रहा हूं, और पीछे कोई बैठा है और एकदम से बोले भाई स्पीड क्या है, और मैं देखो 40, तो वो एक इंस्टेंट पर स्पीड बताया मैंने गाड़ी में देख के 40, अब अगले इंस्टेंट पे 45 हो गया हो, नहीं समझे, या उसके चिल्लाने से मेरा पैर दब गया हो एक्सीलरेटर पे और एकदम से 150 हो गया हो। तो हर इंस्टेंट स्पीड बदलता है। क्या बोला मैंने? हर इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, या फिर स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड कॉमा वेलोसिटी देता हूं, चलो मैं, स्पीड या वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर मतलब फिक्स टाइम, नहीं समझे मेरी बात। जैसे अगर किसी को गोली मारा जाता है, गोली, तो गोली एक पर्टिकुलर टाइम पे मारा जाएगा, झटके से खटक हो गया, इस चीज को समझा आप। तो किसी को गोली मारते हैं तो पर्टिकुलर टाइम पर मारते हैं, ये नहीं कि पहले बंदूक से गोली निकलती है फिर देखता है कौन है ये बंदा स्मार्ट लग रहा है, इसको जीने देता हूं, कोई बात नहीं, थोड़ा रुक जाता हूं, 5 मिनट गोली रुकेगा, रास्ते में हवा हवा खाएगा, सबको हेलो बोलेगा, डराएगा सबको, आ जाऊंगा उधर, ऐसा नहीं होता। बंदूक से जब गोली निकलती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बंदा फिनिश, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कह सकते हो कि इंस्टेंट का मतलब होता है कि आपको टाइम का गैप बहुत कम मिला है, टाइम गैप इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, कि आपको जो टाइम का गैप है वो नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ही कम होता है टाइम गैप होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल मतलब है ही नहीं भैया। ऐसा बोल सकते हो कि टाइम जो गैप है, टाइम गैप टेंड्स टू जीरो, टाइम गैप बिल्कुल ही जीरो है। जैसे मान लो किसी को सामने खड़े किया मैंने और एकदम से चाटा मारा, सोचो कितनी, खटैक, उसके 2 दांत बाहर और 2 दांत अंदर,
बाहर तो वो भी आएगा लेकिन अगले दिन, इस चीज को समझो, थोड़ा सोचना मैंने क्या बोला। चलो, तो जब टाइम गैप, प्यारे बच्चों, जब टाइम गैप बिल्कुल जीरो हो जाए, टाइम गैप बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो इंस्टेंटेनियस है। तो बार बार मैं इंस्टेंटेनियस को नहीं समझाऊंगा, आपको ध्यान रखना, एक बार समझा दिया बहुत है, काफी बढ़िया समझा दिया मैंने। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एवरेज। अब मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं, देखो, जैसे हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी, तो आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अगर यही मेरा एवरेज स्पीड होता तो क्या बोलते हम, अगर एवरेज स्पीड होता तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पर स्ट्रेट लाइन में आप वेलोसिटी को स्पीड बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो मान लो कि एवरेज वेलोसिटी है, तो मान लो मैंने इसके लिए फॉर्मूला लिखा है, ऐसे लिखा मैंने, वी एवरेज, वी और नीचे लिख दिया मैंने एवीजी, मतलब वेलोसिटी एवरेज, वेलोसिटी एवरेज। तो इसके लिए हमने ना कुछ डिस्प्लेसमेंट को, टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसा कुछ बोलते हैं डेल्टा एक्स, जहां पे ट्रायंगल का मतलब होता है डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ोगे आप, डेल्टा। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है बेटा, यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट, और ये डेल्टा टी, यह टाइम इंटरवल, टाइम का गैप। तो यहां पर डेल्टा टी का मतलब है टाइम टेकन, टाइम टेकन। क्या डेल्टा टी का मतलब क्या बताओ, टाइम टेकन। क्या बात समझ सकते हो? अच्छा, डेल्टा एक्स को हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कितना पोजीशन चेंज हुआ है। अरे यार, डेल्टा बेसिकली जो ना, डेल्टा ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, चेंज। तो एक प्रकार से लिखा हुआ है चेंज इन एक्स, एक्स मतलब पोजीशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझ जाओगे। मैंने कहा मान लो ये मेरा है एक्स एक्सिस, अब कई लोग तो ये बोलेंगे सर हमें एक्सिस के बारे में भी नहीं पता है, बोका, क्या बोलेंगे उसको, सिर्फ बोका, आगे कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। बोका का मतलब होता है जो बुद्धू होता है, गांव में बोलते हैं वो बोका। आप कहां से हो, वेस्ट बंगाल? तो आप तो बढ़िया से जानते होंगे बोका के बारे में, यू हैव डिटेल नॉलेज ऑफ बोका, ठीक है ना। बंगाली लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बोका का मतलब पता क्या होता है, जो मेल वो होता है ना, मेल बकरा, करेक्ट, मैं करेक्ट हूं? अच्छा स्टूपिड, मुझे लगा बकरे को बोका अपने गांव में बकरे को बोलते हैं ना, नहीं किसको बोलते हैं, बकरी को बोलते होंगे फिर, बेवकूफ को बोलते हैं, बेवकूफ को बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस इधर है वाई एक्सिस, तो देखो इसको हम एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। और एक बाहर निकला होता है, इसको हम जेड बोलते हैं, ऐसे जो बाहर की तरफ होता है, ऐसे जो बाहर की तरफ होता है ना, बाहर की तरफ, इसको हम जेड एक्सिस बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको क्या समझना है, ध्यान से समझिए कि प्लीज, कि अगर मान लो कोई पार्टिकल यहां पर है, अभी वो 2 मीटर पे खड़ा है, ये 0 है, 0,0,0 यहां पे सब कुछ, अभी 2 पे खड़ा है, अब जाके वो स्ट्रेट लाइन में यहां 10 पे पहुंच गया, तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं हम डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब कितना एक्स में चेंज हुआ, कितना डेल्टा एक्स की वैल्यू बताओ, 8, 2 से 10 गया ना तो 8। तो यहां पर डेल्टा एक्स का मतलब होता है एक प्रकार से टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है। तो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। मेरी बात समझे? अभी आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है, अगर वेक्टर पढ़ लिया होता ना, चैप्टर है आगे, तो मैं आपको ऐसे दिखाता, पर अभी आप लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़ा है, तो मैं साइन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। वेक्टर मतलब डायरेक्शन वाली बात है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है और वेलोसिटी में भी क्या होता है, डायरेक्शन। सो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या मेरी बात समझे? लेकिन अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो यहां पर हमारे क्या देखना होता है कि जो डेल्टा टी है, यानी जो टाइम टेकन है, वो ऑलमोस्ट जीरो के उस अप्रोच करना चाहिए। जो टाइम का गैप है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब दोस्तों जब डेल्टा टी बिल्कुल कम हो जाता है, टाइम का गैप बहुत कम हो जाता है, जीरो जैसा, जीरो के पास हो जाता है, तो हम डेल्टा टी को डीटी बोलते हैं, डीटी। जहां डीटी का मतलब होता है वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम, ऐसा समझ लो आप, बहुत ही छोटे टाइम को बोलते हैं डीटी। बड़े के लिए क्या इस्तेमाल होता है, डेल्टा टी। बड़े के लिए क्या होता है, डेल्टा टी। लेकिन जब वही डेल्टा टी बिल्कुल कम हो जाए, छोटा हो जाए, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टाइम बिल्कुल जीरो के अप्रोच करे, तो हम डेल्टा टी को डीटी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डीटी। तो इस बार हमारा वी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये डेल्टा एक्स है ना, तो इसको बोलेंगे हम डीएक्स, डीएक्स अपॉन में डीटी। अब डीएक्स क्यों? अब सोचो जब टाइम बहुत कम है, तो जो चेंज है, चेंज वो भी क्या होगा, बहुत कम। यार क्या बच्चे हो यार, इसको हम डेल्टा एक्स बोल रहे थे, अब टाइम हमने बहुत कम रखा है, तो ये भी बहुत कम होगा, तो हम इसको डीएक्स बोलेंगे। पता कैसा होता है, देखो डीएक्स का मतलब समझना, देखो अगर ये एक्स है तो डीएक्स इतना ही होगा, इतना बहुत छोटा, इतना छोटा कि हमें फील भी ना हो, ये है डीएक्स। अगर ये एक्स है तो ये डीएक्स है, अगर ये एक्स है तो यहां से यहां तक ये क्या होगा बताओ, डेल्टा एक्स। फील कर पा रहे हो? तो इंस्टेंटेनियस होता है हमारा, जो इंस्टेंटेनियस है वो होता है डीएक्स बाई डीटी। ये भी एक प्रकार से क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, लेकिन यहां पर टाइम इतना कम है, तुरंत इंस्टेंट, एक बहुत ही छोटे से टाइम के लिए होता है। लेकिन ये जो चीज है ना, बता दूं मैं आपको, ये डिफरेंशिएशन होता है, डीएक्स बाई डीटी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो एक बात आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी इंस्टेंटेनियस की बात आए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, जैसे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखा है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड का भी सेम ही फॉर्मूला होगा। ये लिखा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का भी सेम फॉर्मूला होगा। तो आप इसको एवरेज स्पीड की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है ना। एवरेज स्पीड तो एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हो, तो आपको डरना नहीं है कुछ। डर के आगे बेटा आगे बहुत डर है। अब देखो जैसे हम 11th क्लास में, लोग कहते डर के आगे जीत है, ठीक है, तो चलो हमने डरा और जीत गए तो बात अलग है, लेकिन यहां अलग है। अब डरोगे और डर लगेगा, डरोगे और डर लगेगा, तो डर के आगे डर है बेटा, डर के आगे, इसलिए डरो मत। जीत हो तो भाई डर भी ले बंदा और जीत भी जाए, चलो जीत जाएंगे, डर जाते हैं नहीं समझे मेरी बात? आप इसको फील करना, कभी डर के आगे और डर है रियल लाइफ में, जीत कभी नहीं है। तुम 12th अच्छा से पास कर लोगे, फिर तुम्हें कॉलेज के लिए डरना है थोड़ा सा,
फिर कॉलेज अच्छे से पास कर लोगे तो फिर तुम्हें शादी के लिए डरना है, और फिर तुम्हारी शादी हो गई तो जिंदा रहने के लिए डरना है। नहीं समझे मेरी बात? आज का ट्रेंड चल रहा है ना, जो शादी कर रहा है वो मर जा रहा है, पता नहीं क्यों। आप कोई भी न्यूज चैनल खोल लो, आपको एक ना एक दिख जाएगा। वो तो जो पैसे वाले होते हैं उनकी न्यूज बाहर भी आती है, जो बेचारे गरीब है, जिनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, उनकी तो न्यूज ही बाहर नहीं आती। जो अभी वाला केस है उसका न्यूज बाहर क्यों आया था? देवर रिच पीपल, काफी रिच लोग थे वो। समझ रहे मेरी बात? और दूसरा ये सीन था कि टूरिस्ट प्लेस पे जाके कोई मरा है तो टूरिस्ट प्लेस बदनाम ना हो जाए, लोग वहां घूमने ही नहीं जाएंगे, तो उस केस को तो सॉल्व करना बनता ही है। इसलिए गवर्नमेंट पीछे पड़ जाती है, भाई इसको सॉल्व करो, वरना यहाँ के लोग तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी इलाके पे जो भी कमाई का संसाधन है हम ही लोग, हम जाएंगे घूमने तभी वो पैसे कमा पाएंगे। नहीं समझे मेरी बात? तो इसीलिए ये केस इतना बड़ा हुआ, वरना लोग अरे अभी बगल में कुछ हो जाए हमें पता नहीं चलेगा, बगल में कुछ होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा, ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको। तो लोग शादी कर रहे हैं शौक में कि मर के देख लेते कैसा लग रहा है। मेरी बातें समझे? समझ जाओगे। तो देखो यार, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, दोबारा मैंने वेलोसिटी लिख दिया, एवरेज स्पीड, सबका फॉर्मूला ये रहेगा, सबका ये रहेगा, इसमें डिफरेंशिएशन करना होता है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड, इनके क्वेश्चन के लिए ट्रिक होता है। क्वेश्चन में हमेशा एट लिखा होगा, एट मेंशन होगा, मेंशनड। क्वेश्चन में हमेशा एट लिखा होगा, क्योंकि देखो अगर हम बोले तो समझना, मैंने बोला एट 4th सेकंड, एट 4th सेकंड, तो 4th एक पर्टिकुलर टाइम है, एक फिक्स टाइम है। देखो बात को समझना, मैं आपसे बोलूं इन 10 सेकंड, तो हमें मिला क्या है? 10 सेकंड में। 10 सेकंड में का मतलब क्या हो गया? 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर एक टाइम का गैप मिला है, तो ये आपका डेल्टा टी है। क्या बेटा? ये टाइम का गैप है, गैप। तो ये वाला क्वेश्चन होगा एवरेज वाला। कैसा क्वेश्चन होगा? लेकिन किसी ने ऐसे बोला एट 10th सेकंड, ओ माय गॉड, 10वें सेकंड पर, एट का मतलब होता है पर। अब 10वें सेकंड पर हमें गैप ही नहीं मिल रहा, कह 10वें पर 11वां ना हो जाए भैया, ना 9वां हो जाए, 10वें पर, तो ये हो गया एक फिक्स। तो एट का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। एट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। तो ध्यान रखना, एट का मतलब इंस्टेंटेनियस होता है। तो फटाफट इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमें यह समझना है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मेरा क्या मतलब है। देखिए, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब मैं बता चुका, इसका मतलब होता है सेम। तो लिखा है सेम वेलोसिटी, ऐसा वेलोसिटी जो हर जगह सेम रहे, है ना। तो वेलोसिटी के पास दो चीजें होती है। वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, जो हम बात कर चुके हैं, और डायरेक्शन की बातें भी की जाती है, क्योंकि वेलोसिटी के पास एक तो वैल्यू होगा, उसकी वैल्यू के साथ डायरेक्शन की बातें भी हम करते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, सेम मैग्नीट्यूड, सेम वैल्यू होना चाहिए, एंड डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, कोई आदमी ऐसे जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, और यहां भी उसका 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां भी इसका 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां भी इसका 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां भी इसका 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर हर जगह इसका 10 मीटर पर सेकेंड ही है तो हम कहेंगे कि भैया इसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, और सीधा जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन भी क्या है? कांस्टेंट। तो हमें कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए, यानी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तभी हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एक खास बात है, अगर हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब हमने गाड़ी को एक्सेलरेट नहीं किया है। अरे सोचो ना, तुम्हारे कार की वेलोसिटी 10 है, इसका मतलब तुम्हारे जो पापा है या ड्राइवर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। एक्सेलरेट समझे हो? एक्सेलरेट का मतलब होता है स्पीड को बढ़ाना, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो जब भी आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है तो इस टाइम पर हम एक्सेलरेट नहीं करते, एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है। तो ये बात का ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन इज 0 अगर वेलोसिटी कैसा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास है एक्सेलरेशन। समझना, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब, समझो मेरी, आप फील करना, एक्सेलरेशन को फील करना है। देखो एक्सेलरेशन, अगर इसको आप हल्का भी फील करोगे तो आपको आएगा समझ में कि गाड़ी के अंदर एक्सेलरेशन आता कब है। गाड़ी के अंदर एक्सेलरेशन तब आता है जब आपके पापा, आपके पिताजी ऐसे, जैसे बाइक है, बाइक जब बाइक को ऐसे ऐसे करते हैं तब एक्सेलरेशन आता है ना, जब ऐसे कर देते, यानी जब स्पीड बढ़ाते हैं। जब पापा स्पीड बढ़ाएंगे बाइक की, मतलब वो एक्सेलरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेट। यानी एक्सेलरेट करने से वेलोसिटी में चेंज होता है। वेलोसिटी में क्या होता है? चेंज। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बनी है? देखो, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बनी है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बनी है कि कितना वेलोसिटी चेंज हुआ। डेल्टा का मतलब क्या था? याद करो, डेल्टा का मतलब था चेंज, तो इसको बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, और ये डिवाइड है, डिवाइड उसके नीचे टाइम। यानी एक्सेलरेशन तभी आ सकता है जब किसी गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। पिछले वाले क्वेश्चन में इसकी वेलोसिटी सेम है, देखो, तो हमने कहा भैया इसका एक्सेलरेशन 0। आप कुछ सोचो, अगर कोई आदमी कार चला रहा है, कार, तो कार जैसे ही एक्सेलरेट करेगा उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी में चेंज और कितना टाइम लगा, उसका जो रेशियो है, उसका जो डिवीजन है, चेंज इन वेलोसिटी टाइम से डिवाइड कर दिया पर यूनिट टाइम, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ हमें वर्ड समझना है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव कब कहते हैं? एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब हम कहते हैं जब हमारा स्पीड इंक्रीज होता है। अगर पापा ने तुम्हारे एकदम से दबा दिया या एक्सेलरेट को ऐसे कर दिया,
ऐसे कर दिया तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन पापा ने ब्रेक मार के उल्टा ऐसे कर दिया। बाइक देखा किसने, बाइक बाइक चलाते हैं तो ऐसे एक्सेलरेट करते हैं तो स्पीड बढ़ती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और ब्रेक मारते वक्त छोड़ देते हैं, छोड़ते तो दोबारा वो लौट जाता है, अपनी जगह पे लौट जाता है। तो उसको बोलते हैं कि भैया आपने ब्रेक मारा है, ब्रेक मारा है मतलब उसको ऐसे छोड़ दिया, एक्सेलरेट वापस ले लिया। वापस लेने का मतलब है कि आपका स्पीड अब घटेगा, स्पीड घटेगा। तो देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि स्पीड आपने इंक्रीज कर दिया। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है रिटार्डेशन, इसका नाम होता है। देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम है रिटार्डेशन, रिटार्ड करना। इसमें आपकी स्पीड डिक्रीज होती है। तो जब आपका स्पीड इंक्रीज हो तो समझ जाओ पापा ने पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिया है, और स्पीड घटने लग जाए तो पापा ने ब्रेक मारा है और एक्सेलरेशन को छोड़ दिया, एक्सेलरेशन को छोड़ दिया, एक्सेलरेशन वापस अपनी जगह पे आ रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन हमने समझ लिया। फिर अगला टॉपिक है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब हो गया, यूनिफॉर्म मतलब सेम, ऐसा एक्सेलरेशन जो सेम है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट मतलब सेम, सेम एक्सेलरेशन ओवर टाइम। एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम है, क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पापा एक्सेलरेट कर रहे हैं पर हर बार सेम तरीके से, हल्का हल्का, आराम आराम से, आराम आराम से। नहीं समझे मेरी बात, पापा एक्सेलरेट कर रहे हैं पर आराम आराम से। मैं समझा रहा हूं इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये है कि मान लो पापा की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पापा की एक्सेलरेशन कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पापा हमेशा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेके चलेंगे। अगर हर बार पापा का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है तो हम कहेंगे कि पापा ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब सेम एक्सेलरेशन दिया है, या फिर हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसका मतलब बताऊं क्या होता है, इसका रियल मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए पापा की स्पीड अभी 10 है, 10 मीटर पर सेकंड, तो पापा की स्पीड अगली बार 12 मीटर पर सेकंड हो गया, तो अगली बार स्पीड 14 मीटर पर सेकंड है। तो आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि हमारे जो पापा है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि 10 से 12 है तो 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20। हर बार पापा हमारे 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ही देंगे। जब भी देंगे तो 2 का ही देंगे, तो बोलेंगे भाई हर बार एक्सेलरेशन सेम दिया जा रहा है, हर बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मेरी बात समझे। और यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने सीखा एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ता है, नेगेटिव में स्पीड घटता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। और दोस्तों हमारा जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या हमारा जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसमें एक्सेलरेशन हर बार सेम रहता है। क्या बात को आप समझ पाए, बहुत छोटी छोटी बातें थी जो आपको समझनी थी और हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन हम पढ़ रहे हैं, तो एक्सेलरेशन में 2 चीजें मैं आपको बता दूं। एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन, एवी का मतलब एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज में वही है जो मैं आपको बता चुका हूं, आपको यहां पर एक टाइम का गैप मिलेगा, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है। फिर एक होगा इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में क्या होगा बताओ मुझे, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस के अंदर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के अंदर आपको टाइम का गैप नहीं मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा डीवी बाई डी। इन दोनों में क्या फर्क है बताओ, इसमें टाइम का गैप मिलता है, इसमें टाइम का गैप नहीं मिलता है। अच्छा अब मैं आपको बता दूं, ये ना डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन। यानी कि सर आप ये कह रहे हो अगर मुझे कभी भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना होगा तो सर मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हाँ जी, खुलेआम करना पड़ेगा। टॉपिक का नाम है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। तो ये देखो, ये जो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका क्या मतलब है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब हो गया कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि ऐसा इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन या ऐसा मोशन जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट क्या है, यानी पापा गाड़ी आराम से चला रहे हैं, है ना, कोई तुम्हारा दोस्त यार नहीं चला रहा भूं भूं, नहीं, आराम से सुर में चल रही गाड़ी, झटके नहीं दे रहे हम गाड़ी को। जब हम झटके नहीं देते हैं तो वो होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या होता है, तो हमारी गाड़ी बड़ी आराम से चल रही है तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। तो ऐसे मोशन के लिए जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला होता है, ऐसे मोशन के लिए इक्वेशंस बनाए गए थे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इस इक्वेशन में u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, ये जो u है u, इसका मतलब क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, और a का मतलब क्या होता है बताओ, a का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, t का मतलब होता है टाइम। क्या मतलब है देखो, अगर कोई इंसान यहां से यहां तक चलना स्टार्ट करता है, अगर कोई इंसान यहां से यहां तक जाता है तो ये जो s है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक जो टाइम लगा उसको बोलते हैं हम टाइम। यहां पर जो स्पीड थी, वेलोसिटी थी, उसको बोलते हैं u। यहां पर जो इसकी वेलोसिटी थी उसको बोलते हैं हम v, और जिस एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया उसको बोलते हैं हम a। a हमारा एक्सेलरेशन है। तो हमने क्या सीखा, अगर कोई इंसान अपनी जर्नी में जा रहा है तो u का मतलब इनिशियल, v का मतलब फाइनल, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, t का मतलब टाइम, a का मतलब एक्सेलरेशन। तो इक्वेशंस कैसे बनाए गए हैं कि जो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा वो होगा इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट, वो होगा इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, वो होगा इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम हाफ एक्सेलरेशन t का स्क्वायर। फिर जो उसका फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर होगा वो होगा इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as। तो इस प्रकार से चीजें हमारी चलने वाली है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब ये जो इक्वेशंस है
इन्हीं इक्वेशंस की डेरिवेशन हमें करनी होती है जो एग्जाम में आता है। यानी ये इक्वेशन आया कैसे, ये इक्वेशन कैसे आया, इसकी डेरिवेशन हमें करनी होती है प्यारे बच्चों। तो इसकी हम डेरिवेशन करेंगे फटाफट। सो प्यारे बच्चों, हमें इसका डेरिवेशन करना होता है, तो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, हमारे पास है इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब इसका जो इक्वेशन है, पहले आज हम कर रहे हैं बाई कैलकुलस मेथड, बाई कैलकुलस मेथड। अब तुम्हें लगेगा ये कैलकुलस मेथड क्या है भाई? बाई कैलकुलस मेथड। देखो कैलकुलस जो है, यहां पर हमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना होता है। अब कई सारे बच्चों को दर्द होगा, सर हमें इंटीग्रेशन नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, दर्द सहो, दर्द सहना चाहिए। दर्द के आगे और दर्द है, सहो। अरे गधो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको सीख लेना चाहिए। रिकॉर्डेड वीडियो से देखना, उसके बाद दोबारा इस टॉपिक को पढ़ना, आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता उसको दर्द होगा, तो मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता आपकी। हाँ, हल्की फुल्की हेल्प कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आता है ना इंटीग्रेशन प्रियंका? पक्का? ठीक है। सो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। तो यहां पर हम क्या करें, तो हमें यह पता है कि हमें क्या क्या इक्वेशन चाहिए। हमें चाहिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस। हमें 3 इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले मैं पहले इक्वेशन को टारगेट कर रहा हूं। तो पहले इक्वेशन को मैं टारगेट कैसे कर रहा हूं, ध्यान दो। मैं काम करता हूं, मैं बोलता हूं देखो यार, हमें पता है, हम जानत है, वी नो एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, ठीक है। अब मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं dv जो होगा वो होगा a इंटू में dt। dv क्या होगा? a इंटू में dt, नहीं समझे? dt यहां चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मैं लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रहा हूं। कैलकुलस मेथड का मतलब होता है कि आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा होता है, देखो dv इंटीग्रेशन a dt। तो दोस्तों जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें लिमिट लगाना होता है। क्या लिमिट लगाना होता है? यहाँ पे dt है, dt मतलब टाइम। तो टाइम 0 से स्टार्ट होकर t तक जाएगा, 0 से किसी t तक जाएगा। और हमारा जो dv मतलब वेलोसिटी, वो u से लेके v तक जाएगा। इसको बोलते हैं लिमिट लगाना। अब दोस्तों ये dv का जो इंटीग्रेशन है वो v होता है, dv का इंटीग्रेशन v होगा, और इसकी जो लिमिट है u से लेके v तक है। a की जगह पर a रहेगा, और dt का इंटीग्रेशन t होता है, और t की लिमिट है 0 से लेके t तक। ये मैं सिखा चुका हूं, ठीक है ना। ये प्लीज पढ़ना। अब देखो, अब इंटीग्रेशन जब होल कर लेते हैं हम, तो लिमिट कैसे पुट करते हैं? एक बार v पुट करेंगे यहां पे, फिर एक बार u पुट करेंगे माइनस करके। यानी कि v पर एक बार v पुट करेंगे और उसी v पर माइनस करके u पुट करेंगे। अपर ऊपर का माइनस नीचे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फिर यहां पर सेम, एक बार t की जगह पर t पुट करेंगे, एक बार t की जगह t पुट करेंगे, फिर एक बार t की जगह 0 माइनस करके। तो फाइनली हमारा आ जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू में t। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये इंटीग्रेशन मेथड से प्रूफ होता है कि v है u प्लस ए टी। अच्छा, इंटीग्रेशन के साथ साथ हमें ग्राफिकल भी करना है, तो अब इसे प्लीज नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये हम अभी तक यहां तक पहुंच गए हैं कि v इज इक्वल टू हमारा u प्लस ए टी होता है। जो पहला इक्वेशन हमने बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन से ड्राइव किया। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? फॉर सेकंड, अगर हमें सेकंड इक्वेशन लेके आनी है तो हम इस v की जगह पर क्या लिख सकते हैं बताओ? मतलब यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन। इस v को लिख सकते हैं हम dx बाई dt। दर्द हुआ किसी को? v की जगह लिख सकते हैं हम dx बाई dt, और बाकी ये सेम रहेगा u प्लस ए टी। नहीं आया समझ में? अरे यार, v का इक्वल होता है dx बाई dt। यार क्या यार तुम बच्चे, v इज इक्वल टू dx बाई dt। तो dx बाई dt लिख दिया। अब यहां से dx निकालने के लिए मैं u प्लस ए टी के बगल में dt को भेज दूंगा। तो मैंने इस dt को वहां भेज दिया। अब मैं करूंगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा? तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u प्लस ए टी इंटू में dt। अब एक्चुअली में ये है dx। अब लिमिट भी पुट करते हैं। देखो हमारा x जो dx जो है dx x डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमने माना है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके s तक जा रहा है, 0 से s तक। और जो हमारा टाइम है, टाइम वो 0 से लेके t तक, x मतलब डिस्टेंस। तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और लिमिट चलेगी 0 से लेके s तक, ठीक है जी। और यहां पर ना इंटीग्रेशन कैसे होगा? देखो, आपको इंटीग्रेशन का रूल अगर जिसको नहीं पता कोई बात नहीं। देखो, यह है u और यहां पर है dt। चलो मैं इसको थोड़ा खोल के लिखता हूं ताकि आप समझ जाओ। देखो, ये चल रहा है 0 से t, 0 से t, तो u और dt से मल्टीप्लाई होगा, u इंटू में dt प्लस ए टी इंटू में dt। बोलो क्यों? क्योंकि dt ब्रैकेट से बाहर है ना, तो u से भी मल्टीप्लाई होगा और ए टी से भी। तो देखो, u इंटू में dt, तो यहां पर जो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो पहला आंसर आएगा u इंटू में t।
और इसकी लिमिट चलेगी 0 से लेकर t तक प्लस। दूसरा है at इंटू डी टी, at स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा at स्क्वायर बाई 2। देखो यहां पर सिर्फ dt है, तो dt का तो सिंपल t हो गया, लेकिन यहां पर t इंटू में dt है, तो इसका आंसर आता है ऐसा। देखो एक ही जगह ही रहेगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट चलेगी टाइम की लिमिट 0 से लेकर t तक। देखो आपको ये देखो यार, इंटीग्रेशन हल्की से तो आनी चाहिए, क्योंकि हर चैप्टर में इंटीग्रेशन आएगा, इसलिए हमने पहले पढ़ा दिया है। तो देखो इसमें क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो s माइनस 0 ऐसे ही रहेगा। ये यहां हो जाएगा u इंटू में t, और ये हो जाएगा 1/2 है नीचे, 1/2 a, और ये हो जाएगा t स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाला 0 है ना, तो t ही t रह जाएगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन इंटीग्रेशन कैलकुलस का मतलब हो गया, यहां पर हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नोट कीजिए, फिर थर्ड इक्वेशन को हमें ड्राइव करना बाई कैलकुलस मेथड। सो प्यारे बच्चों, हमारे पास लास्ट इक्वेशन है, तो हम बोलेंगे देखिए भैया थर्ड जो है, थर्ड के लिए हम एक दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं? हम बोलते हैं यार एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, ठीक है, और वेलोसिटी होता है हमारा dx बाई dt, ठीक है जी। तो यहां से ना मैं dt चुरा रहा हूं, dt क्या जगह बताओ, dx बाई v, और इस dt को मुझे यहां लेके आना है ताकि हम चीजों को कर पाए। तो हमारा एक्सेलरेशन का क्या बन जाएगा फॉर्मूला बताओ, dv, और dt की जगह पर क्या पुट करना है मुझे, dt की जगह पर dx बाई v, तो dv बाई dt, dt की जगह पर मुझे पुट करना है dx बाई v, तो नीचे वाला v। नहीं समझे मेरी बात? देखो एक्सेलरेशन dv बाई dt, वेलोसिटी dx बाई dt, तो यहां से मैं dt निकाल रहा हूं, dt क्या हो जाएगा मेरा dx अपॉन में v, तो dt की जगह पर dx अपॉन में v, dt की जगह पर dx अपॉन में v। तो हमारा ये जो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला निकल गया, देखो ये v ऊपर जाएगा, तो v इंटू में dv अपॉन में dx। देखो ये v ऊपर चला जाएगा ना, तो v इंटू dv अपॉन में dx। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा a इंटू में dx इज इक्वल टू v इंटू में dv। नहीं आई बात समझ में? क्या है ये? अब इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, तो पता क्या होगा, देखो ये हो जाएगा आपका a इंटू डी एक्स, वी इंटू में dv। v की वैल्यू जाएगी u से लेके v तक, इनिशियल से फाइनल तक जाती है ना v, और आपका x जाता है 0 से लेके s तक, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये हो जाएगा a इंटू में dx, यानी a इंटू में x, dx का इंटीग्रेशन x 0 से लेके s, v इंटू में dv, तो हो जाएगा ये v स्क्वायर बाई 2। देखो इंटीग्रेशन नहीं सिखा सकता मैं फिलहाल, v इंटू में dv, इसलिए इसका आंसर आएगा v स्क्वायर बाई 2, और ये जा रहा है u से लेके v तक। तो देखो इसमें s पुट करेंगे तो ये s बन जाएगा, 0 पुट करेंगे तो खत्म है ना, तो a इंटू में s इज इक्वल टू, ये जो 2 दिख रहा है 2, इस t को मैं इधर ले आया, 2 इस साइड है ना नीचे, तो इधर ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा 2as, और ये क्या बन जाएगा, अपर लिमिट मतलब v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अरे एक बार v पुट करेंगे फिर एक बार u, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ये हमारा क्या बन गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और माइनस u यहाँ क्या हो जाएगा प्लस u स्क्वायर। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी बाई हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो हमने 3 इक्वेशंस पढ़े, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को आगे थोड़ा हम इस पेन टैब से करेंगे, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया था पर वो पूरा ऑडियो गायब हो गया, मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, तो इस चक्कर में मुझे इस पर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मैं इतने रात को जा नहीं सकता स्टूडियो में। तो यहाँ पर एक टॉपिक है जो आप प्लीज़ इसको समझना, बहुत मजा आएगा, चैप्टर बस खत्म ही होने वाला है। देखिए एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, v का मतलब वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, यानी x हमारा या तो डिस्प्लेसमेंट होगा या x हमारा डिस्टेंस होगा, v का मतलब वेलोसिटी होगा या v का मतलब स्पीड होगा, a का मतलब होगा एक्सेलरेशन। तो कभी भी ऐसा हो x और t लिखा हो कहीं पे, मैं बता रहा हूँ, ये भी हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, ग्राफ, अभी हम ग्राफ्स की बात कर रहे हैं, ग्राफ्स। इस चैप्टर की न्यूमेरिकल की वीडियो अलग से आएगी, आ चुकी है वैसे तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वरना फिर सिर्फ थ्योरी पढ़ने का फायदा नहीं है अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो लिंक है, कर लेना, ठीक है। चलो अब काम की बात करते हैं। अब ग्राफ में अगर कभी भी ग्राफ हो ना, तो एक्स टी अगर आपको दिया हो, या आपको वी टी दिया हो, या आपको ए टी दिया हो, ए टी, और ग्राफ में अगर आपको नीचे जाना है नीचे, तो आप टेन थीटा निकालोगे, स्लोप निकालोगे। सर मुझे समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। देखो मान लो मुझे किसी ने क्वेश्चन दिया, कि भाई देख ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, भाई चलो वेलोसिटी नहीं डिस्प्लेसमेंट लेके कराता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम है, और मुझे अभी मैं ग्राफ के बारे में आगे और बताऊंगा, पर अभी जान लो। और आपको ऐसे दे दे लाइन, ठीक है, ऐसे लाइन दे दे, एक ट्रायंगल दे दिया उसने, ट्रायंगल दे दिया, मान लो ऐसे कुछ ट्रायंगल दे दिया, और बोला कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और आपसे बोले कि इस क्वेश्चन में फाइंड स्पीड, तो आपको क्या याद रखना है, सुनो, कि आपको एक्स टी दिया हुआ है, आपको एक्स और टी दिया हुआ है, और आपसे पूछा क्या है स्पीड, यानी आपसे वी पूछा है, वी। तो अगर आपको एक्स टी दिया हुआ है, ध्यान दो जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ, एक्स टी दिया हुआ है और आपसे वी पूछा है, वी का मतलब आपको नीचे आना है, वी का मतलब आपको नीचे आना है, तो नीचे आने के लिए हम लगाते हैं टेन थीटा, एक्स से आपको वी पे आना है, दोबारा देख लो, एक्स से आपको वी पे आना है नीचे, और नीचे आने का मतलब होता है ग्राफ में टेन थीटा, जिसको हम स्लोप बोलते हैं।
तो बोलूँगा देख भाई, अगर तूने मुझे एक्स दिया है, मुझे एक्स दिया और मुझे वी चाहिए, तूने एक्स दिया है और मुझे वी चाहिए, ध्यान देना, एक्स दिया है मुझे वी चाहिए, तो मुझे नीचे आना है, और नीचे आने का मतलब होता है टेन थीटा। तो मैं कहूँगा देखो मैं यहाँ पे निकालूंगा टेन 30 डिग्री, और जो टेन 30 डिग्री होगा वही मेरा वी होगा, वी। तो इस क्वेश्चन में वी का मतलब होगा टेन 30 डिग्री, और टेन 30 का मतलब होगा 1/√3। तो आई होप को कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि अगर मुझे एक्स से वी पे जाना है, मतलब मुझे नीचे जाना है, और जब भी ग्राफ में नीचे जाना होता है तो हम लिखते हैं टेन थीटा। ठीक है, वैसे अगर ऊपर जाना हो तो एरिया निकालते हैं, जैसे मैं समझाता हूँ देखो। मान लो किसी ने मुझे बोला कि ये वी है और ये टी है, और ये मुझे इस ग्राफ है, ग्राफ, चलो मैं एक अलग पेज पे करवाता हूँ। किसी ने मुझे बोला कि यहाँ पर वी है, यहाँ पे टी है, ठीक है जी, और मुझे बोला कि देखो जी ये ग्राफ है, जिस ग्राफ में मान लो ये कुछ है, दो दो है, और ये है कुछ, मान लो ये भी तीन है, मान लो। मुझे किसी ने बोला कि फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करो। तो मुझे कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सर ने कहा था एक्स टी, वी टी, ए टी, नीचे जाने का मतलब होता है टेन थीटा, और ऊपर जाने का मतलब होता है एरिया। तो सर ने मुझे कहा कि क्वेश्चन में मुझे वी दिया हुआ है, वी यानी क्वेश्चन में वी दिया है, वी, और मुझे निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी मुझे ऊपर जाना है, एक्स जाना है, एक्स, और ऊपर जाने का मतलब होता है एरिया, एरिया। तो मुझे सर इसका एरिया निकालना होगा, एरिया, यानी अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर एरिया होगा, क्योंकि अगर आपको वी से एक्स पे जाना है तो आपको एक्स निकालने के लिए ऊपर जाना है, और ऊपर जाने का मतलब होता है यहाँ पर एरिया। तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा एरिया से। तो एरिया क्या होगा इसका, ये एक रेक्टेंगल है तो 2 × 3 6, 6 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अभी फिलहाल के लिए समझना है कि नीचे आने के लिए हम लगाते हैं टेन थीटा। जैसे अगर मुझे एक्स से वी चाहिए तो वी का मतलब होगा टेन थीटा, अगर मुझे वी से ए चाहिए तो मतलब दोबारा मुझे नीचे आना है, तो नीचे आने का मतलब होता है टेन थीटा, याद रखना। अभी मैं आगे दोबारा ये कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो नीचे आने, एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, मुझे करके दिखाना अभी, फिर हम अगला अगला टॉपिक पढ़ेंगे। क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूँ कि मान लो आप अभी यहाँ पर वी है और यहाँ टी है, और यहाँ एंगल है 60 डिग्री, तो फाइंड एक्सेलरेशन, आपको ए फाइंड करना है। तो आप ट्रिक याद करो, एक्स टी, वी टी, ए टी, यहाँ पर ट्रिक देखो, ट्रिक लिख रहा हूँ मैं, ट्रिक याद करो। अब आपको दिया है वी, तो आपको वी दिया है, तो आपको क्वेश्चन में दिया है वी, आपसे पूछा है ए पूछा है, तो वी से ए जाने के लिए नीचे, नीचे का मतलब क्या होता है टेन थीटा, यानी कि यहाँ पर मुझे एक्सेलरेशन जो मिलेगा, यानी ए जो मिलेगा मुझे, ए मुझे मिलेगा टेन थीटा से, तो जो मेरा एक्सेलरेशन होगा वो 1060 डिग्री के बराबर होगा। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करेंगे अपने नाम के साथ फटाफट। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से हमें इन इक्वेशंस को ड्राइव करना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर दूसरा आपको पता ही होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। तो पहले हमने ग्राफ बनाया v और t के बीच का ग्राफ, जिसमें ये है जीरो, ये पॉइंट है जीरो, जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, देखते रहना, जीरो है। इस तरफ ग्राफ में v है और इस तरफ ग्राफ में t है, और ये मेरा जीरो है, और ये मेरा है u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। तो पार्टिकल इनिशियली स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचता है तो हम इसको बोल रहे हैं फाइनल पॉइंट, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारा है फाइनल पॉइंट, यानी ये हमारा v है, v यानी ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ तक जो है आपका इनिशियल है, और ये जो पूरा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक है पूरा फाइनल, समझे। यानी सिंपल भाषा में समझेंगे तो ये जो हाइट है ये इनिशियल है, और यहाँ से लेके, मतलब ये वाली जो बता रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक है फाइनल। चलो मैं इधर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, इस तरफ। तो ये हमारा है फाइनल v, और हमारा इनिशियल यहाँ तक है, ये हमारा इनिशियल u। तो बताओ अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये कितना होगा, ये बीच का कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये पूरा है v और ये है u, तो ये जो बीच में बचेगा, इतना जो बचेगा, ये जो बचेगा ये होगा v माइनस यू। क्योंकि देखो अब लॉजिकली सोचो, अगर ये पूरा v है और ये वाला u है, तो बीच में तो v माइनस यू ही होगा ना। चलो जो भी बात है, तो इस ग्राफ में यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, थीटा। अब हमें इक्वेशन ड्राइव करना है, हमने ग्राफ को समझ लिया, अब हम यहाँ पर ट्रिक क्या अपनाएंगे, ट्रिक जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया, ट्रिक था ऐसा कुछ, एक्स टी, वी टी, ए टी। अगर मैं, ये v है और v से मुझे a निकालना है, मान लो ये v है, v से मुझे a निकालना है, तो मुझे नीचे आना है, और नीचे आने का मतलब होता है टेन थीटा, जिसको हम स्लोप कहते हैं, स्लोप। तो यहाँ पर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। देखो ध्यान से, नीचे लिखा है मैंने, हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप मतलब v से a पर जाने के लिए नीचे आएंगे, नीचे मतलब टेन थीटा, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। तो हम वी टी ग्राफ का टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा। तो अगर ये हमारा ट्रैंगल बन रहा है, तो इस ट्रैंगल में क्या बात है ध्यान देना, अगर ये मेरा ट्रैंगल है तो इस ट्रैंगल का ये वाला जो चीज़ है ये टाइम है, टाइम। अगर आप ठीक से देखोगे तो इधर जो नीचे वाला एक्सिस है वो टाइम है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं रेड से आपको अभी दिखा रहा हूँ ये टी होगा। तो हमारा ये होगा परपेंडिकुलर होगा हमारा v माइनस यू, तो v माइनस यू हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा t होगा। तो हम बोलेंगे देखो यार, v माइनस परपेंडिकुलर क्या हो, अगर इस ट्रैंगल का टेन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है v माइनस यू और बेस है टाइम t, तो परपेंडिकुलर बाई बेस हमारा टेन थीटा आ गया। और जैसा कि हम जानते हैं हमारा टेन थीटा ही एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी का टेन थीटा एक्सेलरेशन देगा। कोने में देखो जहाँ मैं बता रहा हूँ, तो वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन ही तो निकालेंगे, तो ये वेलोसिटी से हमने एक्सेलरेशन निकाला।
अब इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए को टी के पास ले जाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ए टी वी माइनस यू। तो इसको याद कर लो, आगे काम आएगा कि v माइनस यू ए टी है। अब इस u को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमने पहला इक्वेशन ड्राइव कर लिया। अब हमें दूसरा इक्वेशन ड्राइव करना है, तो दूसरा मतलब ये वाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक अपनाएंगे, ट्रिक देखो, हम बोलेंगे कि हम जानते हैं अगर कभी एक्स टी लिखा हो, वी टी हो और ए टी हो, ग्राफ वाली बात हो, तो अगर मुझे मुझे एक्स चाहिए, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप एस बोलते हो, चलो मैं एस लिख देता हूँ, एस, एस और एक्स एक ही बात है, तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए। मैं एक्स बोल रहा हूँ, आप एस बोल लो। तो मुझे ऊपर जाना है, वी से ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ तो वी है ना। आपको अगर वी दिया हुआ है, आपको एक्स चाहिए, तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर जाने का मतलब होता है एरिया। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखोगे तो दो चीज़ें बन रही है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ थोड़ा ध्यान से। एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ एक रेक्टेंगल भी बन रहा है जो हमें दिख रहा है साफ साफ। तो हम बोलेंगे देखो हमें कुछ नहीं करना, अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ध्यान से देखो, एरिया को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो देखो, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो 1/2 बेस, ट्रायंगल का जो बेस है अगर आप ठीक से नोट करते हैं तो यह है ट्रायंगल का बेस जो कि टाइम के बराबर है। तो ट्रायंगल का बेस हो गया टाइम के बराबर, और हाइट होगा, हाइट देखो ट्रायंगल का हाइट है, ये ट्रायंगल का हाइट है v माइनस यू, तो ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा हमारा v माइनस यू, प्लस में है साइड इंटू साइड। ट्रायंगल, अब ये रेक्टेंगल की बात की जा रही है, रेक्टेंगल देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो ट्रायंगल है, दूसरा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो रेक्टेंगल ये है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एक साइड तो u है, इसका ये वाला साइड u, और दूसरा साइड है t, t, तो u इंटू में t एरिया होगा इसका, तो इसको लिख देंगे हम u इंटू में t। अब यहाँ पर सबसे खास बात क्या है प्यारे बच्चों, कि अभी हमने पीछे हमने ये पढ़ा है कि v माइनस यू का मतलब ए टी होता है। तो v माइनस यू जो है इसकी जगह पर हम ए टी लिख सकते हैं, ए टी, v माइनस यू की जगह पर हम ए टी लिख सकते हैं, मैंने याद करने को कहा था आपको, तो यहाँ पर ए टी लिख देंगे। तो देखो हमारा डेरिवेशन हो गया s इजिकल टू, ये रहा यू टी प्लस, मतलब यू टी ये रहा, तो मैंने यू टू को पहले लिख दिया, यू टी को, फिर ये है 1/2 ए टी इंटू में टी, 1/2 ए टी स्क्वायर। क्या बात है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों, अब हमें थर्ड इक्वेशन ड्राइव करनी, थर्ड ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s। तो इस बार हम दोबारा एरिया निकालेंगे, क्योंकि एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास वेलोसिटी है और मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे एरिया निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इस बार भी हमें एरिया निकालना पड़ेगा, लेकिन हम एरिया इस बार कैसे निकालेंगे, इस बार हम पूरे का एरिया एक बार में निकालेंगे, क्योंकि हम पहले अलग अलग एरिया निकाल चुके हैं। जैसे अभी हमने देखो एक बार ट्रायंगल का लिखा, फिर प्लस करके रेक्टेंगल का लिखा, तो ये तरीका तो हम अपना चुके हैं, और हमें दोबारा एरिया निकालना है, तो इस बार हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे। अब तुम बोलोगे ट्रेपीजियम क्या होता है, तो देखो इकट्ठे, अभी मैं आपको जो बना के दिखा रहा हूँ ध्यान से समझना, इकट्ठे ये जो डायग्राम बनेगा ना पूरा जो ब्लू वाला, इसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं। यानी कि यानी कि यानी कि ट्रेपीजियम का एरिया मैं निकलवाता हूं। देखो इकट्ठे ट्रेपीजियम ये था हमारा, देखो ये है ट्रेपीजियम, इकट्ठे इसको हम ट्रेपीजियम बोलेंगे। ये जो बन रहा है ना इकट्ठे, मतलब इस बार रेक्टेंगल और ट्रायंगल को मिला देंगे ना, रेक्टेंगल और ट्रायंगल को मिला देंगे तो ट्रेपीजियम बोलेंगे। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो आपको पता होगा ये छोटा वाले साइड को हम यू बोल रहे थे और बड़े वाले साइड को हम वी बोल रहे थे। अगर आप देखोगे तो देखो क्लियरली, देखो छोटे वाले साइड को हम यू बोल रहे हैं और जो बड़ा वाला पूरा साइड है उसको हम वी बोल रहे हैं। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि एस इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी यू प्लस वी। ये जो पैरेलल साइड है दोनों, एक यू है एक वी है। फिर लिखा है डिस्टेंस बिटवीन, ये इसका ये पैरेलल का साइन होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी यू, ये जो हमारा यू है और ये हमारा जो वी है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो इसके बीच में डिस्टेंस है टी। आप जाके चेक कर लेना, चेक कर लो, ये देखो टी है इसके बीच में डिस्टेंस, साफ दिख रहा है टी, यू और वी के बीच में डिस्टेंस है टी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड हमने यू प्लस वी कर दिया और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड हमारा टी है। तो यहाँ से हमारा एस हो गया 1/2 यू प्लस वी अपॉन में टी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, हमने पीछे एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ए टी का मतलब होता है वी माइनस यू, अगर आपको याद हो तो टी क्या होगा, वी माइनस यू बाई ए। तो यहाँ पर टी की जगह पे, मतलब यहाँ पर जो टी की जगह पर है, टी की जगह पे ध्यान देना, जैसे कि 1/2 यू प्लस वी इंटू में टी है ना, तो हम 1/2 यू प्लस वी लिखेंगे, लेकिन टी की जगह पर हम ये लिख देंगे, टी की जगह पर लिख देंगे हम वी माइनस यू बाई ए। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा एक फॉर्मूला आ गया, हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा आ गया, एस इज इक्वल टू 1/2 यू प्लस वी एंड यू माइनस वी। अब यहाँ पर हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हमें पता है कि ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि ये एक प्रकार से ऐसे लिखा है यू प्लस वी यू माइनस वी, कुछ ऐसा ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्सेप्ट होता है। तो और कुछ छूटा क्या हमारा, हाँ वी माइनस यू बाई ए है ना,
तो v माइनस यू के नीचे a भी है, ठीक है। ये रहा देखो, वन यहाँ पर देखो ध्यान से, 1/2 u प्लस b v माइनस यू बाई ए, तो 1/2 u प्लस b v माइनस यू बाई ए। तो जो ऊपर के है u प्लस b और u माइनस v तो हमारा हो गया, ये बन गया। अब नीचे बचा a, तो यहाँ पर एक a भी बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2a को इधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2as इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही हमें ड्राइव करना था, तो हमने ग्राफिकल मेथड से भी ड्राइव कर लिया। आई होप आपको मजा आया। अब प्यारे बच्चों, एक टॉपिक इस चैप्टर में होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। अब इस टॉपिक को मैं समझा रहा हूँ, पर न्यूमेरिकल के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो कर लेना। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, जैसे हमने 3 इक्वेशन पढ़े, v इजिकल टू यू प्लस एटी और ये। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो होता है ना, एक्सेलरेशन वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब तुम बोलोगे हम समझे नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो मैं समझाता हूँ इसको बड़ा आसान तरीके से। मान लो आप छत पर खड़े हो, जैसे ये एक छत है, छत, ये धरती है, धरती ग्राउंड है, ये ग्राउंड, और आप छत पे खड़े हो, और छत से आपने एक बॉल को गिराया, एक बॉल, ये बॉल है, बॉल, इस बॉल को गिराया, तो बॉल जमीन की तरफ जाएगा, बॉल जमीन की तरफ जाएगा। जब ये बॉल जमीन की तरफ जाता है तो इसका एक्सेलरेशन ना, इसका एक्सेलरेशन होता है जी के बराबर। जी जो आपने पढ़ा है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन, ये होता है ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच रहा होता है, और ये नीचे की तरफ होता है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं। तो जो चीज़ें नीचे होती है उसके लिए हम नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं, और जो चीज़ें ऊपर होती है उसके लिए हम पॉजिटिव चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता ही होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस फॉर्मूले में ध्यान रखना कि जो पहले ए था उसकी जगह पर माइनस जी आ जाएगा, जो पहले ए था उसकी जगह माइनस जी आ गया, जो पहले ए था उसकी जगह माइनस जी आ गया, तो हमारा हो गया v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन सॉल्व किया करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। यहाँ याद करने वाली बात क्या है, ऊपर वाली चीज़ को आप पॉजिटिव बोलते हो और नीचे वाली चीज़ को आप नेगेटिव बोलते हो। जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा हमेशा, इसलिए हमने माइनस जी का इस्तेमाल किया, माइनस जी का, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करोगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर में हमें ग्राफ के बारे में पढ़ना है, जो मैं बार बार बता चुका हूँ कि अगर एक्स टी वी टी ए टी का भी लिखा हो, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, तो जब भी हमें नीचे जाना होता है तो हम टेन थीटा निकालते हैं, जिसको हम स्लोप कहते हैं, और ऊपर जाने के लिए एरिया। अब इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है ये एक्स और ये टी है, और ये 30 डिग्री है, और मुझसे स्पीड पूछा है। तो देखो दिया मुझे एक्स है, ध्यान से देखना, दिया मुझे एक्स है, एक्स, तो मुझे एक्स दिया है और पूछा स्पीड है, स्पीड मतलब मुझे एक्स देके मुझे वी पूछा है, वी, तो मुझे नीचे आना है, नीचे मुझे नीचे आना मतलब टेन थीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो वी होगा वो 1030 डिग्री होगा। 1030 का मतलब होगा 1/√3 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक्स और टी का, ये एक्स और ये टी, क्वेश्चन पूछा है रेशियो ऑफ स्पीड। तो देखो अब देखो दोबारा हम ट्रिक लिखे, तो एक्स टी वी टी ए टी, हमें दिया एक्स है, दिया एक्स है, पूछा स्पीड है, पूछा वी है, वी यानी मुझे नीचे आना है। यानी अगर मैं ए की स्पीड निकालूंगा तो 1030 डिग्री होगा ए के लिए, और बी का निकालूंगा बी का तो 1060 डिग्री होगा बी के लिए, और बोला कि रेशियो निकालो, रेशियो, तो मैं डिवाइड कर दूंगा बस, तो स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी आ जाएगा, क्योंकि भैया हमें पता है। अब मुझे वी निकालना है, तो वी का मतलब क्या होगा, नीचे आने का मतलब है टेन थीटा। तो ये क्वेश्चन आपको आंसर इसका लिखना है कि रेशियो क्या आएगा, होमवर्क है, इसका आंसर बताना है आपको। फिर प्यारे बच्चों, इसका एक्सेलरेशन पूछा है, तो कैसे करोगे, देखो एक्स टी वी टी ए टी, इस बार हमें वी दिया है, वी दिया है, हाँ जी वी दिया है, पूछा एक्सेलरेशन है, तो वी देके एक्सेलरेशन पूछा है, दोबारा नीचे आना है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका 1060 डिग्री, नीचे आने का मतलब है टेन थीटा, तो एक्सेलरेशन होगा √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखोगे आप, तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है ऐसे है, एंगल बन नहीं रहा, यहाँ एंगल नहीं बन रहा, तो एंगल बन रहा 0 डिग्री। तो हम बोलेंगे देखो अगर एक्स टी है, वी टी है और ए टी का कॉन्सेप्ट है, तो मुझे एक्स दिया है, एक्स, तो वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा टेन थीटा, नीचे आने के लिए टेन थीटा, तो यहाँ पर मैं 10 डिग्री लगाऊंगा, 10 डिग्री, स्पीड 10 डिग्री, तो स्पीड इजिकल टू 0, 10 होता है, इसलिए पार्टिकल रेस्ट पर है। इस वाले केस में देखो एंगल बढ़ रहा है, देखो एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, एंगल बढ़ रहा है ना, देखो, तो हम बोलेंगे देखो एक्स टी वी टी ए टी, नीचे का मतलब है टेन थीटा, यानी अगर मुझे एक्स दिया है और मुझे वी निकालना है, मुझे एक्स दिया है और मुझे एक्स दिया है, मुझे वी निकालना है, तो टेन थीटा देखना है, तो यहाँ पर टेन थीटा बढ़ रहा है। अब देखोगे तो एंगल बढ़ रहा है, ऊपर हो रहा है, ऊपर एंगल बढ़ रहा है, ये जो एंगल है धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, तो एंगल बढ़ने का मतलब क्या है, टेन थीटा बढ़ने का मतलब है कि वी बढ़ रहा है, वी स्पीड बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखो ये वी और ये टी है, तो अगर ये वी है तो वी से नीचे आता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर ग्राफ बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेट हो रहा है मोशन, ग्राफ बढ़ने का मतलब है कि एक्सेलरेशन दे रहे हैं हम, एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं। तो आप इजीली देखो, अगर हमें वी दिया है तो हम ए के बारे में बता सकते हैं, ए के बारे में एंगल की हेल्प से, यहाँ पर एंगल बढ़ रहा है ना, तो एक्सेलरेटेड मोशन है ये, समझे मेरी बात को, दोबारा समझो, देखो
V से A यानी नीचे जाने के लिए हमें एंगल देखना है। तो अगर ये V है तो मुझे एंगल देखना है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल देखूंगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो है मेरा बढ़ रहा है, हम ऐसा कहेंगे। वैसे देखो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि हमारा एंगल घट रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा tan थीटा है वो वेलोसिटी के बराबर होगा। एंगल घटने का मतलब है कि वेलोसिटी घट रहा है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे हमारा जो स्पीड होगा वो tan 90 डिग्री के बराबर होगा। तो tan 90 तो इन्फानाइट होता है, नॉट पॉसिबल। इन्फानाइट नॉट पॉसिबल, इन्फानाइट स्पीड नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इस ग्राफ का आंसर मुझे कौन बताएगा? जैसे कि देखो, अब समझना ध्यान से, क्वेश्चन में एक्स टी वी टी ए टी का कॉन्सेप्ट देखो। जैसे ये वेलोसिटी है और हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो हमें वेलोसिटी दिया है, हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, यानी हमें ऊपर जाना है। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाना है, और ऊपर जाने का मतलब होता है एरिया। ठीक है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाने का मतलब होता है एरिया, ये मैं बता चुका हूँ आपको। यानी इसका एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब जैसे मान लो ये स्पीड और ये टाइम है, तो दोबारा लिखो एक्स टी वी टी ए टी। तो स्पीड का मतलब एक प्रकार से v, और पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब ऊपर जाना है, ऊपर जाने का मतलब है एरिया। तो इस ग्राफ का हमें एरिया निकालना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल का एरिया। एरिया निकालेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक गजब की बात, ये लास्ट क्वेश्चन है मस्त। जैसे ये वेलोसिटी और ये टाइम है, इस बार आप देखोगे तो ग्राफ ऊपर है और ग्राफ नीचे भी बना। तो ग्राफ ऊपर भी बना है, नीचे भी बना है। तो ध्यान रखना, डिस्टेंस निकालते वक्त a1 प्लस a2 होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पहले वाले का एरिया और दूसरे वाले का एरिया निकाल के, पहले वाले का एरिया दूसरे वाले के एरिया को जोड़ेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा। लेकिन इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, a1 माइनस a2 करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। यानी डिस्प्लेसमेंट में क्या है, a2 नेगेटिव है, ये नीचे वाला नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। आई होप आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। और आगे आपको ये चैप्टर चाहिए कि नहीं चाहिए, आप जरूर मुझे बताएं। सब्सक्राइब करें, और आगे के लिए चैप्टर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके लिए चैप्टर लेके आऊँगा। और कोई बात मेरी समझ ना आई हो तो मुझे प्लीज़ बताना, मैं दोबारा इस चैप्टर पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। लव यू।